चैंपियंस ट्रॉफी है। और चैंपियंस ट्रॉफी कल से क्या, भारत का मुकाबला कल है, आज ही से शुरू हो गया। तो कमल भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा धन्यवाद। बहुत दिनों बाद हम इकट्ठा हुए। चैंपियंस ट्रॉफी का ये माहौल है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले शुरू हो गए हैं। 2025 का जो आगाज है, उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ दर्शकों को बता देना चाहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के थोड़ा इतिहास के बारे में। तो चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास इस तरह है कि 1998 से शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी का दौर। और ये इसलिए चालू किया गया था कि जो नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है, उनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आईसीसी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि उनके भी गेम का बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश से शुरू किया गया था। साउथ अफ्रीका ने पहली बार जीता। उसके बाद इसकी लगातार बढ़ती गई। 2002 में हुआ, फिर भारत बना, श्रीलंका बना, साथ में बने। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जीता है और भारत जीता है। चलते चलते गाड़ी पहुंची थी 2017 तक। उसके पहले 2013 में भारत ने इंग्लैंड को हरा के जीता था, आप सबको मालूम है। 2017 में आखिरी बार हम हारे थे पाकिस्तान के हाथों, तब के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं है। तो 2025 में सबसे पहला आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आप कितना उत्सुक हैं? जैसा कि कोई भी आईसीसी इवेंट होता है तो हर देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसमें शिरकत करना। लेकिन ये जैसा कि नाम है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसमें जो शीर्ष की 8 टीमें होती हैं वही भाग लेती हैं। तो एक और ज़्यादा कड़े का मुकाबला देखने को मिलता है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अगर ग्रुप स्टेज में हमारे एक भी मैच खराब हुआ तो मान लो कि हम सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो सकते हैं। जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का आईसीसी का उद्देश्य ही था कि जो कम मतलब उभरी हुई कंट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना। तो उससे क्या फर्क पड़ा है कि क्रिकेट जगत में, जैसे 1998 की स्थिति देखें, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, तो उससे क्या मतलब क्रिकेट जगत को बढ़ावा मिला है, कुछ उद्देश्य पूर्ति हुई है? जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस बार खेल रही है, तो ऐसी कंट्री आ रही हैं कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, लेकिन वो मतलब अपने विश्व स्तर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं क्रिकेट के लेवल पर। तो और जैसे इस बार श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज, दो बड़े दावेदार नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की जगह बांग्लादेश खेल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी नेशन के लिए। तो कुल मिला के यही कहा जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी का जो उद्देश्य था वो सफल हो रहा है, ये इस स्थिति पे पहुंचे हैं। उसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं जो हम लोग का मेन उद्देश्य है, भारत की स्थिति का। और फिर धीरे से चर्चा करेंगे सारे देश के कुछ प्लेयर्स के क्या स्थिति रहने वाले हैं। तो सब हम कहाँ से शुरू करें आज इस चर्चा का विषय? आज जैसे कि मैच चल रहा है, आज पहला मैच है, जब ओपनिंग मैच है, तो दो बहुत बड़े दावेदार अपने ग्रुप में हैं जो है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। और ये दोनों भारत के ग्रुप में ही हैं। तो उन दोनों का मैच आज डिसाइड करेगा कि कौन आगे खेलेगा सेमीफाइनल। तो क्या अपडेट है, थोड़े से बता दीजिए दर्शकों को आज के पहले मुकाबले में। जैसे कि आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली और उसके मुकाबले में वह न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 316 रन बनाए। 317 रन का टारगेट है। और आज बहुत इतने बड़े ओपनिंग मैच में दो दो शतक लगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। तो बढ़िया है, उन्होंने न्यूजीलैंड में बेहतरीन बल्लेबाजी की, टॉम लेदन और यंग ने, विलियम ने। हाँ, विलियम। हालांकि विलियमसन फेल रहे, पर ठीक है, वो आगे चलेंगे। तो ये तो रहा आज का अपडेट। अब हमारा चर्चा का विषय मेन है, भारतीय टीम की स्थिति क्या है, भारत कैसे कहाँ पर स्टैंड करता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। मैं एक बार डेट आपको कंफर्म कर देता हूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 19 तारीख से शुरू होके 9 मार्च को फाइनल होगा आप लोग। और इसका वेन्यू है पाकिस्तान। लेकिन अगर भारत किसी स्थिति पे फाइनल पहुंचता है तो ये मुकाबला दुबई में हो सकता है 9 मार्च को। और भारत के सारे मुकाबले जो भी होंगे वो एक न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई में खेले जाएंगे, पाकिस्तान में भारत नहीं खेल रही। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। भारत की स्थिति हम लोग शुरू करेंगे, जैसे ओपनिंग है, मिडिल ऑर्डर है, और फिर उसके बाद ऑलराउंडर का एक खेमा आता है, फिर एक आपका बॉलिंग यूनिट आती है। तो इस बार टीम सिलेक्शन को लेके आप क्या कहेंगे, कैसी टीम सिलेक्शन हुई है? टीम सिलेक्शन तो लगभग संतुलन भरा है। हाँ, दो मतलब तीनों डिपार्टमेंट में काम किया गया है। कीपर भी दो लिए हैं, बढ़िया है। दोनों कीपर कहीं ना कहीं अगर जब जरूरत पड़ेगी तो राहुल की जगह ऋषभ को खिला सकते हैं। और जो ऊपर का बैटिंग लाइन स्लॉट है, एक संभावना थी कि सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से जो अभी मैच हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उनमें अच्छा प्रदर्शन करके प्रूव किया है कि वो अभी से प्लेस के लिए तैयार हैं। और फिर हमारे जो ऊपर के टॉप 4 बैट्समैन हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, राहुल और विराट कोहली,
तो इनसे एकदम पैक नजर आता है कि बैटिंग लाइन स्ट्रांग है। हु विल बी द ओपनिंग पेयर? विरा मतलब इनमें से रोहित शर्मा, शुभमन गिल के अलावा कोई और चॉइस है? अभी जैसे कि उनकी जगह में जायसवाल को रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा गया है, तो वो हो सकते थे एक अच्छा ओपनिंग प्लेयर। अब रोहित शर्मा हाल ही में शतक लगा के आए हैं। रोहित शर्मा से कितनी उम्मीदें रहेंगी भारतीय टीम को? अब रोहित शर्मा ने अपना जलवा दिखाया है पिछले मैच में, तो अब उम्मीदें तो बढ़ गई हैं उनके दर्शक, उनके चाहने वालों की, उनके फैंस की, और एक तो कह सकते हैं 150 करोड़ लोगों की कि भाई अब अपना बंदा शतक मार के आ रहा है तो अच्छा करेगा। जैसा कि रहता है कि कंटिन्यू करते हैं उस फॉर्म को, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे मैच आ जाते हैं कि जिस पे वो निराश कर देते हैं, लेकिन मैं आई होप कि अच्छा करेंगे। तो हम सबकी होप है, हम सबकी आशाएं हैं कि रोहित भाई अच्छा करेंगे। अब बहुत एक अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं आप, लगभग 2000 के बाद क्रिकेट देख रहे हैं। कप्तान और वाइस कप्तान, जिस पर चौंकाने वाला एक फैसला था, वाइस कप्तान शुभमन गिल के रूप में आए, तो कितना मतलब ये सही फैसला, और इससे क्या शुभमन गिल की क्रिकेट में क्या दिशा मिलेगी और उनकी क्या मतलब इससे होने वाला है? जैसा कि अब हम लोगों को आसान नजर आ रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित का लगभग ये आईसीसी इवेंट लास्ट लास्ट हो सकता है, या जो भी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन एक जो डिलीवर करने का समय होता है कि ये जो आईसीसी इवेंट बड़े होते हैं उसके बाद एक नया कप्तान जो लंबे समय तक क्रिकेट को सर्व कर सकता है देश के लिए, उसके लिए चुनाव कर सकते हैं, तो इसलिए शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। हालांकि टीम में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जैसा कि उनकी परफॉर्मेंस रहती है, जैसा कि उनका ओडीआई खेलने का तरीका है, उसके हिसाब से अभी वो बेटर है। तो ये तो रहा बैटिंग ओपनिंग प्लेयर की। शुभमन गिल का क्या मतलब सतह के बाद आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी में? मैं तो शुभमन गिल से अपेक्षाएं करता हूं कि वो टॉप स्कोरर होंगे पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। सभी को उम्मीद है भाई, इंडिया का प्रिंस कहलाया जा रहा है। अब आते हैं विराट कोहली किंग के बारे में। किंग के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि अभी पिछले सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए, एक मैच में उनको बाहर भी रखा गया, तो अब क्या है विराट कोहली से उम्मीदें भारत की? जैसा कि रहता है कि भाई अपने सीनियर प्लेयर हैं और जो बड़ों के कंधों पर दबाव होता है, तो उन कंधों पर बहुत ज्यादा दबाव है। दोनों अपने जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा, और ये लोग प्रूव भी करते हैं कि जो बड़ा मंच होता है उस पर हम अपने आप को साबित करते हैं। तो बड़े मंच पर कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो अनुभव काम आता है, क्लास काम आती है, और जो फॉर्म होती है वो परमानेंट नहीं हो सकती है, लेकिन जो क्लास है वो परमानेंट ही होती है। अब 3 स्लॉट तो हो गए, चौथे नंबर पर कौन फिट बैठ रहा है? नो डाउट वैसे श्रेयस अय्यर होना चाहिए, पर क्या केएल राहुल या श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, इनमें से कुछ आगे पीछे हो सकता है क्या? मैं तो जैसे कि इस समय कॉम्बिनेशन चल रहा है कि श्रेयस अय्यर ऊपर खेल रहे हैं इन दोनों लोगों से, तो वो बेटर है, उसमें ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर जब अच्छा रन स्कोर हो और तेज गति से रन बनाने की बात हो, तो केएल राहुल या ऋषभ पंत को ऊपर भेज सकते हैं अगर खेल रहे हैं दोनों, तो क्योंकि थोड़ा अय्यर के और इनके क्लास में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो राहुल है उनके भी थोड़े अजीब अजीब शॉट रहते हैं कि कभी कभी ऐसे शॉट लगाते हैं कि जो जिन पर लोगों को भरोसा नहीं होता कि छक्के चले जाएंगे, लेकिन उस पे छक्के मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसमें मैं बहुत दिनों से चर्चा करना चाहता हूँ, ये जो स्लॉट है विकेट कीपिंग का और बैटिंग में, इसमें कौन फिट बैठ रहा है आपके हिसाब से? केएल राहुल, ऋषभ पंत, या फिर दोनों खिलाड़ी? अभी तो जैसा कि टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिला पिछली सीरीज में, तो वो बेटर नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, तो राहुल को एक आध दो एक मैच ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऋषभ पंत को मौका मिलने चाहिए, क्योंकि वो बंदा भी मतलब अपने आप को साबित किया है हर मंच पर, तो उसको मौके मिलने चाहिए ये मैच। जी बिल्कुल, उससे केएल राहुल, हालांकि केएल राहुल के बारे में कई बार कभी थोड़ा मुझे एक सिंपथी टाइप से रहती है यार, उनको मैच गेम मतलब इतना मिलता नहीं है, तब मिलता है या तो एकदम से टीम गई होती है, या तो ऐसा होता है जहाँ से स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उनके साथ इस क्या मानसिकता रहती होगी, क्या उनको कैसे जज किया जाना चाहिए? जैसे कि वो पहले से ओपनिंग करते आए हैं, लेकिन उनका जो प्लेस है विकेट कीपिंग की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है, तो नो डाउट उनके क्लास एक नंबर की है, और वो अभी भी ओपनिंग करने के उसमें है, और उनको कहीं भी खिला सकते हैं ऐसा है, लेकिन ये है कि जो क्लास जहाँ पर रन निकलने चाहिए वहां पर रन कभी कभी नहीं निकलते हैं, तो एक निराशा सी आती है कि यार केएल राहुल क्या कर रहे हैं। जब अपने पास बेटर ऑप्शन एक बैठा होता है कि ऋषभ पंत जैसे जिनने परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो हाँ थोड़ा सा लगता है। तो देखिए, ऑनेस्टली बोले तो मेरे फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत है,
केएल राहुल भी खेल सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस है आपके हिसाब से? एक ही बताना ही पड़ेगा। अभी मैं तो मान रहा हूँ कि राहुल के साथ जाना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आते हैं जो भाई दुनिया में सबसे ज्यादा तहलका मचा के रखे हैं, हार्दिक पांड्या नहीं, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की क्या स्थिति बीते अगर साल, मतलब 6-8 महीने से देखें, अक्षर पटेल तो वो एक बॉलिंग भी करने करता है बंदा, फील्डिंग भी करता है, बैटिंग कभी भी करने आ जाता है। तो अक्षर पटेल का क्या इस बार रोल रहने वाला है? अक्षर पटेल का जो T20 वर्ल्ड कप में रोल था वो बेटर है कि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल दोनों खेलो तो अच्छा है। लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन अब चूज करने जाएंगे तो मैं तो हार्दिक पांड्या के साथ जाऊंगा, क्योंकि दुबई की जो पिच है स्पॉन्जी पे बाउंस रहेगा, उसका फायदा मिल सकता है पांड्या को। नहीं, लेकिन ये तो श्योर है मुझे, तो जब से ये मैच हुए T20 खास करके, तो उसके बाद अक्षर पटेल तो खेलना श्योर है टीम में, मुझे तो लग रहा है। हार्दिक पांड्या भी श्योर ही है। तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की मैं बैटिंग डाउन की थोड़ी बात करता हूँ कि आगे पीछे कौन होगा। कंडीशन कैसी बनती है कि अगर रन बन गए हैं तो फिर ऊपर अच्छा हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, लेकिन अगर टीम को चलाना है, रन गति को चलाना है, तो फिर अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या से ऊपर आ सकते हैं। जी निश्चित रूप से आपको भी यहाँ कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हु विल बी द फर्स्ट चॉइस, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या कौन ऊपर आना चाहिए। वैसे जनरली आप सबको मालूम है कि अच्छे ऑलराउंडर एक हार्दिक पांड्या है। फिर उसके बाद टीम में अब थोड़ा सा मुझे उसके बाद बैटिंग लाइन में और कौन है? बैटिंग लाइन में और फिर इसके बाद रविंद्र जडेजा है तो रविंद्र जडेजा का थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है वैल्यू कम हो गई है क्या? जैसा कि नाम कभी कभी रहता है कि नाम बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन उतनी परफॉर्मेंस जो एक इंटरनेशनल लेवल पर निकल के आनी चाहिए वो नहीं आई है। तो मैं नो डाउट वो अच्छे प्लेयर हैं, उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस अलग कर दिया जाए तो आईपीएल की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सबसे बेटर है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो उनकी उतनी परफॉर्मेंस, वो टीम के साथ जुड़े रहे, जिताने में भी सहयोग किया है, लेकिन जो काम इंटरनेशनल लेवल पर होना नहीं चाहिए हो वो पाया। नहीं हो पाता है। जब उनको डिलीवर करना चाहिए वो उस समय नहीं डिलीवर कर पाते हैं, मैं इतना देखा हूँ। ये तो रही अपनी बैटिंग यूनिट की बात। अब बॉलिंग यूनिट जो सबसे क्रूशियल रोल अदा कर रही है पिछले, जब से बुमराह है टीम में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर बुमराह है, शमी है, जब से, तो इंडिया बॉलिंग के नंबर जीत रही है। बहुत टूर्नामेंट हमने देखे, बहुत सारी सीरीज देखी, तो अब सबसे बड़ा बात ये है बुमराह नहीं है, तो बुमराह का क्या इम्पैक्ट है इस मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी अनुपस्थिति क्या दर्शाएगी? बुमराह के जाने से मैं तो कह सकता हूँ कि आपके 20 ओवर कम, मतलब ज्यादा लोड बढ़ गया लोड बढ़ गया। है। तो क्योंकि वो एक बॉलर का काम नहीं करता था, वो 2 बॉलर का काम करते थे। तो मैं कहता हूँ कि 20 ओवर आपको ज्यादा फेंकने पड़ेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। और 3 विकेट आपको ज्यादा और लोड बढ़ गया है कि 10 विकेट नहीं 13 विकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उनके, आप मानिए कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने फीफर निकाला, लेकिन उनके 3 विकेट तो एकदम श्योर थे, और वो भी क्रूशियल विकेट जो उस समय किसी जब टीम भी को जरूरत पड़े मतलब बुमराह को ला दो, हाँ, ऐसा। ये है। तो बुमराह के भाई बहुत कमी खलेगी, हम लोग बहुत मिस करेंगे। और इससे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी से है कि बुमराह का रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा का टीम में आना कितना मतलब सही फैसला है, या फिर घर में भी अदर ऑप्शन? मैं तो इस फैसले से बहुत एकदम चौंक सा गया था कि भाई, जो आपका कंटिन्यू करते आए थे अभी सिराज के साथ, लेकिन सिराज को आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे भी नहीं रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिराज जैसे बॉलर को जो इतना अनुभव है, और अच्छा, ये ये कह सकते हैं कि कुछ सीरीजों से उनका परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन जो बॉलर उस क्वालिटी है, उसका एक्सपीरियंस है, तो दुबई की जो पिच है वो उसने आईपीएल में काफी वहाँ खेला मैचेस है, खेले, और हाँ। वो आईपीएल में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उसके हिसाब से जो सिराज को टीम में नहीं रखा गया, तो ये थोड़ी सी कमी हो सकती है एक टीम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन हर्षित राणा नो डाउट वो आईपीएल में अच्छा करके आए हैं, अभी अपने डेब्यू में अच्छा करके आए यंग फिट हैं, और है वो तो। अच्छा करे, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हर नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए जो अच्छा कर रहा है। फिर आते हैं स्पिन यूनिट की बात है। मोहम्मद शमी हालांकि अभी फॉर्म से जूझ रहे हैं, पर मोहम्मद शमी ऐसा बॉलर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी लय में आ सकते हैं। नो डाउट 1-2 ओवर की अच्छे जाने की बात है, क्योंकि समी को पिछले मैं देखा हूँ ओडीआई में नहीं खिलाया गया था, लेकिन जैसे उसको मौका मिला उसने बंदे ने एकदम प्रूव कर दिया,
तो शमी अच्छे बॉलर हैं, कभी भी कह सकते हैं कि सिर्फ जब दो कदम कदम पीछे लेता है तो अच्छा करने के लिए 4 कदम छलांग लगाने के लिए अच्छा ही करता है। तो नो तो डाउट चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा हो सकता है कुछ। बिल्कुल। अर्शदीप का क्या रोल है? क्या प्लेइंग 11 में वो फिर बैठ रहे हैं कि अभी फिर नहीं? दो बॉलर के साथ फास्टर के साथ जाएगी, कौन होगा दो फास्टर? मैं तो अर्शदीप के साथ जाना चाहूँगा कि अर्शदीप और समय मोहम्मद शमी खेलने चाहिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर राणा को खिला सकते हैं कि अगर लेकिन अभी तो शमी और अर्शदीप के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप ने टी20 और जितनी भी सीरीज खेली है और जितने भी रणजी मैच हुए उनमें अच्छा प्रदर्शन किया। वाशिंगटन सुंदर और चक्रवर्ती शामिल हुए हैं, तो इनका क्या रोल होगा भारत? मतलब क्या ये 15 में बच रहेंगे, 11 में भी खेलेंगे, या फिर किसके खिलाफ वे खेलेंगे? ये क्या है इसमें समीकरण बैठा के इनको लिया गया है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि क्रिकेट जज्बातों से नहीं खेला जाता है। एक लंबी उनका परफॉर्मेंस देखिए कि उन्होंने क्या किया है। जो चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस नजर आई है वो टी20 मैचों में, 4 ओवर का मैच में बहुत ज्यादा अंतर है और यहाँ 10 ओवर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर 4 ओवर में आपको 24 गेंदें, 1 ओवर मैच बदलने के लिए होता है। लेकिन यहाँ ओडीआई है, यहाँ 50 ओवर ऐसे हैं कि 10 ओवर आराम से भी खेल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चक्रवर्ती का तो इस टीम में मैं मानता हूँ कि उतनी जगह नहीं अच्छी है या नहीं बनती। उम्मीदें हम लोग को है, ठीक है, अच्छा कर जाए, नो डाउट, इंडिया है, बढ़िया है, लेकिन ठीक है, दूसरे प्लेयर के हिसाब से मुझे तो लग रहा नहीं। और कुलदीप यादव का इसमें अगर चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, इसीलिए शामिल किया गया। तो कुलदीप को क्या दिक्कत आएगी? कुलदीप फिर क्योंकि अगर वह चक्रवर्ती खेलेंगे तो कुलदीप नहीं खेलेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल आप खिला रहे हैं और रविंद्र जडेजा खिला रहे हैं, तो आपके पास फिर 3 स्पिनर हो जाएंगे और फिर इधर 2 फास्टर रहेंगे, तो आपको फिर कुलदीप की कोई जगह नहीं बनती है प्लेइंग और 11 में। कुलदीप का हमने देखा है, हम जैसे स्पिनर हमेशा एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। पहले हमने हरभजन को देखते थे, कुंबले को देखते थे, उसके बाद अश्विन जडेजा को देखे, कुलदीप चाहल को देखे, तो इस बार उनका जोड़ीदार मुझे समझ में नहीं आ रहा नहीं, जोड़ीदार तो अब जैसे अक्षर पटेल के साथ और जडेजा के साथ उनकी जोड़ी बनती है, है। हाँ ये हाँ। नो डाउट है कि कौन कहाँ पर करेगा करेगा वाली। लेकिन अगर चक्रवर्ती खेलते हैं तो एक दूसरी सी मानसिकता आ जाएगी कि भाई ये ओवर कराने में भी दिक्कत आएगी, ये कहाँ पर कराया जाए, ये बात आएगी। तो चलिए, ये तो रही बॉलिंग और बैटिंग की। अब जैसे दूसरा सेगमेंट कि हम लोग, अब आप कुछ सवाल कर सकते हैं, आपका जो मन में मतलब ऐसा डाउट हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि आपको कुछ सवाल मन में उत्पन्न होते हैं, तो बताइए, मैं भी थोड़ा सा एनालिसिस किया हूँ, बताऊं? जैसे मुझको एक डाउट ये लग रहा है कि रोहित शर्मा है, हाँ हाँ। रोहित शर्मा है, तो उनका खेलने का या डिलीवर करने का इस बार तरीका क्या बदलेगा? क्या क्या टी20 वाला वर्ल्ड कप रहेगा कि ओडीआई वाला, या जो उनका रहता है कि नहीं मुझको अपने टीम के लिए रन बनाना देखिए, रोहित शर्मा अगर पिछले 15 दिन की बात करें, तो 15 दिन के पहले तक उनकी मानसिकता वही थी जो हमेशा चल रही थी। 2023 का वर्ल्ड कप था, टी20 हो चाहे ओडीआई हो, उस तरह थे। लेकिन जब से उन्होंने शतक लगाया ना, तो उनकी मानसिकता थोड़ी बदली है, और बदलना भी चाहिए, यही इस टीम के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का इस बार ये रहेगा कि थोड़ा मुझे रुक के खेलना है। हमने जिसमें जो सेंचुरी वाली पारी देखी ना, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और उसका उनको रिवार्ड मिला है और वो सेंचुरी बनाई है। तो ये मानसिकता उनकी रहने वाली है। अगर टीम मैनेजमेंट ने एक मैसेज दिया होगा कि भाई ऐसे ही खेलोगे तो बहुत अच्छा खेल सकते हो, और मुझे लगता है होगा यही। है। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं जहां तक मान रहा हूँ कि ये रोहित शर्मा का लास्ट आईसीसी इवेंट हो सकता है, फिर एक अपने विराट कोहली है, जडेजा भी, तो क्या इन लोगों को अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाले नए लड़कों को मौका देना चाहिए, जैसे टी20 से इन्होंने संन्यास लिया, तो अब क्या, और रोहित शर्मा की जैसे कप्तानी है वो नो डाउट अगर उनकी फिटनेस है तो उनको खेलना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब कप्तानी किसी नए बंदे को देना चाहिए। जी, मैं तो जैसे इस बारे में देख रहा हूँ, अगर भारत इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, तो फिर इनकी कप्तानी कंटिन्यू रहेगी, ये टीम में भी रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि रोहित शर्मा को एक और कप्तानी दे देनी चाहिए 2027 तक, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि ठीक ठाक कप्तानी करेंगे अगर जीत गए। अगर हार गए और तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि इनको डिलीवर कर देना चाहिए कप्तानी। कप्तान किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो कम से कम 7-8 साल कप्तानी कर सके, और उसमें सुमन गिल, श्रेयस अय्यर
ऋषभ पंत, 3 नाम ऐसे हैं जो मुझे ठीक-ठाक समझ में आ रहे हैं और इनको कप्तानी दी जा सकती है। और रही विराट कोहली की बात, तो विराट कोहली चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएँ, चाहे जीत जाएँ, वो एक और वर्ल्ड कप बहुत आसानी से खेल सकते हैं। एक कहते हैं कि इस बार भारत स्पिनर के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा फंसने वाला है, जैसे तैयारी की है। तो श्रेयस अय्यर का इस टीम में क्या रोल है स्पिनर का? कि जैसे उन्होंने क्या पुल शॉट अच्छा खेलना चालू कर दिया, बाउंसर पर उन्होंने तो जैसे कि अब पाकिस्तान में भी अच्छे बॉलर हैं, बढ़िया करते हैं, बाउंसर करते हैं। फिर न्यूजीलैंड के पास भी बढ़िया बॉलर हैं जो बाउंसर करते हैं। तो श्रेयस अय्यर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैं तो ये मानता हूँ कि बीते अगर 2-3 साल से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुधार किसी क्रिकेटर ने किया है तो श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर को जिस तरह से बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, उसके बाद वो बंदा कितने सारे केकेआर को जिताता है, मुंबई को जिताता है और अपने बैटिंग स्टाइल पे बहुत बदलाव किया है। मतलब कोई उनकी एक भी शॉट अगर देखें, जब तक आउट नहीं होते ना, एक भी ऐसा रिस्की शॉट रहता ही नहीं। बहुत बेहतरीन। और जो स्पिनर है उनको तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, चाहे छक्के लगाना उनके बाएं हाथ की खेल होती है, ड्राइव करना बहुत बेहतरीन करते हैं। और उनकी जो कमजोरी थी एक बाउंसर गेंद में, उसको भी उन्होंने सीख लिया है। तो सबसे मैं ये मानता हूँ श्रेयस अय्यर सबसे अभी बेस्ट, उन्होंने अपना जो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट किया है और सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं श्रेयस अय्यर। और वही इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है। अगर वहां से पारी वो संभाल ले गए तो भारत को कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो उनको कोई कोई भी स्पिनर परेशान कर नहीं पाएगा। तो आपके हिसाब से टॉप 4 की टीमें कौन सी हो सकती हैं? टॉप 4 की अगर टीमों की हम बात करें तो जैसे ग्रुप डिवाइड है, हम सबको मालूम है। तो एक ग्रुप से 2 टीमों को जाना है। तो भारत जिस ग्रुप में है, ए ग्रुप में, तो भारत और इधर से मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड, 2 टीमें पहुंचने वाली। पाकिस्तान को मैं बाहर कर रहा हूँ, सॉरी टू से, बट रियलिटी है, कहना पड़ेगा। और उधर से अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से नजर मतलब कमजोर मुझे नजर आ रही है। उधर साउथ अफ्रीका है और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। जैसे कि इस बार देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं और उनके जो मेन कप्तान है पैट कमिंस नहीं खेल रहे, मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे हैं। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, मार्कस स्टोनिस ने संन्यास ले लिया। फिर एक ध्रुव का इक्का है अभी उनके पास, मैक्सवेल और ट्रेविस हेड, जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और फिर एक जो मैच को अच्छी तरह से रीड करते हैं, मानस लबुशेन, वो भी लबुशेन। है। तो कितना संतुलित नजर आती है कि ऑस्ट्रेलिया की जो चैंपियंस का वो रहता है कि भाई ये 50 वर्ल्ड वर्ल्ड कप के चैंपियंस है। तो ये क्या कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा? यही ऑस्ट्रेलिया टीम की खासियत होती है। जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो जो भी परफॉर्म करते रहे, लेकिन यहाँ पर आगे वो परफॉर्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह पिछली बार अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने पारी खेल दी थी, तो उससे हम ऑस्ट्रेलिया टीम को आंक नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया टीम जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी। और मुझे इस बार स्टीवन स्मिथ की जो कप्तानी मिली है, जितना उनका एक्सपीरियंस है, लगभग 35 साल के हो गए हैं, कब से क्रिकेट खेले हैं, अच्छा लंबा करियर है, 36 साल के मैक्सवेल हो गए। तो ये बंदे मैक्सवेल और स्टीवन स्मिथ और एडम जंपा है क्या टीम में, शायद, हाँ। हाँ, इनका बहुत ज्यादा रोल रहेगा इस टीम में। और जो नए खिलाड़ी हैं उन लोग डार्सी शॉट वगैरह हैं, लेकिन 3 अगर खिलाड़ी मैक्सवेल, स्मिथ और जंपा है, इनका क्रूशियल रोल रहने वाला है। और ये पहुंच सकते हैं भाई, फिर ये फाइनल भी जीतने के दावेदार रहते हैं। अब स्टीवन स्मिथ को मेन रोल रहेगा। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया दावेदार नहीं, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल पहुंच गए तो भारत के लिए ट्रेविस हेड अभी तक कितना बड़ा सिरदर्द बने, तो कितना चिंता वाली बात होगी भारत के लिए। हमने देखा है ट्रेविस हेड को अभी परफॉर्म करते हुए, इंडिया में किया है, दूसरी जगहों पे किया है, पर अभी ये जो अगर भारत के मुकाबले दुबई में हो गया तो वहां थोड़ा सा मुझे मुश्किल है। ट्रेविस हेड का अब इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक मनोवैज्ञानिक दबाव ये हो सकता है कि बुमराह, अगर भारत टीम ये ना सोचे कि बुमराह हमारे पास नहीं है और ट्रेविस हेड को हवा ना बनाया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेविस हेड सस्ते में आउट हो गए। उनका रिकॉर्ड देख लीजिए ना, दूसरी टीमों के खिलाफ, चाहे छोटी छोटी टीम कुछ नहीं कर पाए, तो ट्रेविस हेड का कुछ नहीं चलना यहाँ पर बनेगा, क्योंकि गेंदे इतना तेजी से आएंगी नहीं। तो ट्रेविस हेड कोई सिरदर्द नहीं है भारत के लिए। तो ये रही हमारी आज की चर्चा। अब कुछ और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा जैसे भारत का मैच बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश की स्थिति इस बार क्या है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो उसमें काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिनका विकेट कीपर कौन है, वो मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम।
कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। महमूदुल्लाह है, महमूदुल्लाह हो गए, फिर कप्तान हालांकि शांतो हैं, और दो इसमें बॉलर जो लेफ्ट हैंडर मुस्तफिजुर रहमान, और जो सबको परेशान किए थे कौन, हागिर नास वाले है, तस्किन अहमद। हाँ टचकिन। तो ये चार खिलाड़ी का क्या रोल रहा है कल के मैच में। अगर मिसफिजूर को है, जैसे मिसफिजूर को है, तो इनको अच्छे से खेले बांग्लादेश के, मतलब ये ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। लेकिन रोहित शर्मा को जो शुरू के ओवर है उन पर, और विराट यही कोहली यही यही मैं कहना शुरू चाहता में खेलने बस हो गया, क्योंकि फिर जैसे गेंद पुरानी हो जाती है तो उनकी गेंद में कोई वो ज्यादा धार नहीं है, तो उनमें गति है। सिर्फ जो शुरू का मोमेंट होता है गेंद का, उसको देखना है कि 4-5 ओवर पुरानी गेंद कर दो, बस हो गया। हूं। पाकिस्तान जैसे मेजबान टीम है इस बार, तो उसको क्या फायदा होने, उनके मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दिमाग से वो कैसे, मतलब हमारे यहाँ है, हमारी जैसे दर्शक रहेगी। क्या है कि जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया के कहते हैं कि 12वां खिलाड़ी एक दर्शक होते हैं। दर्शक तो को उसी तरह का सपोर्ट कह सकते हैं कि जोश और जुनून लाने के लिए ये दर्शक, जो कमी खड़ी थी इंडिया में उनको आके, वो पूरी हो सकती है वहाँ, अगर वो वहाँ खेल रहे हैं तो। चलिए, तो रही बात है थोड़ा इंग्लैंड टीम की भी हम चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड टीम की क्या इस बार स्थिति है। इंग्लैंड टीम का तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक अनिश्चितों वाला है, कि उन कब वो बाजी पलट देते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रिकेट खेलने की शैली है, तो उन पर ये कोई नहीं कह सकता कि ये जीत नहीं सकते, और ये कोई नहीं कह सकता कि ये जीत सकते हैं। दोनों कंडीशन है, तो वो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और एक सोच दें तो इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो क्रिकेट खेलने का अंदाज है वो बहुत बदल चुका है। अफगानिस्तान को हम बुला नहीं सकते, अफगानिस्तान कैसे क्या कर रह सकते हैं। अब अफगानिस्तान भाई साहब आपको ग्रुप सेमीफाइनल पहुंचने से रोक सकती है, मैं इतना कह सकता हूँ। वो उनका लंबा सफर हो सकता है, ऐसा नहीं है, अब वो भी जीत सकते हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पहला जो आपको बाधा है कि आपको सेमीफाइनल खेलने से वो रोक सकते हैं। साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका टीम और न्यूजीलैंड की क्या स्थिति है इस बार। साउथ अफ्रीका तो मैं मानता हूँ कि वो तो दावेदार है, हम्म, क्योंकि जैसा कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप तक खेला है, और अभी तक जितनी सीरीज हुई है, ट्राई सीरीज में देख लेते हैं, और जो अभी बमुआ की बमुआ बमुआ जैसे कप्तानी कर रहे हैं और उनके रन आ रहे हैं, फिर उनके साथ अब मिलर जुड़ेंगे और कागिसो रबाड़ा जुड़ेंगे, तो देखने लायक होगा कि उनका परफॉर्मेंस अब कैसा रहता है। तो ये तो रहे सारी टीमों की थोड़ी थोड़ी चर्चा। लेट्स से देखते हैं हम कल के मैच में क्या होने वाला, भारत और बांग्लादेश में। एक और आखिरी कि टॉप 4 बल्लेबाज कौन रहने वाले हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, 4 बता दीजिए जो हाईएस्ट रन गेटर होंगे। रन गेटर तो एक अपने, मैं मानता हूँ कि सुमन गिल हम्म, रन गेटर हो सकते हैं, फिर एक बिलियंग है, विलियम, और बिलियंग के बाद अब भारत के रोहित शर्मा हो सकते हैं, ये भी अच्छे लय में नजर आएंगे। और एक मैं मानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका से डिकॉक अगर है तो डिकॉक हो सकते हैं। विराट कोहली का नाम नहीं लिया गया। विराट कोहली का लगता है कि उतना रन आएंगे, मैं ये नो डाउट है, लेकिन टॉप में शायद उनका इस बार नाम अच्छा, और बॉलर्स कौन धमाल मचा सकते हैं इस बार। है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला मुकाबला बॉलर्स के लिए है ही नहीं ज्यादा, कि है। ये जैसे कि पिच का कह रहे हैं बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं कि ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, तो बालर्स का उतना दमखम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने मैच में देखा शाहीन अफरीदी की पिटाई हो रही थी, हरीश राव को धोए जा रहे थे। तो क्या है कि अब यहाँ पर थोड़ी सी उतनी फायरी विकेट नहीं है या बाउंस नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बालर्स का रोल यहाँ कम नजर आएगा। अगर बैटिंग लाइन जिसकी अच्छी है वो ज्यादा चांस है उनके जीतने के। तो ये तो रही हम लोग की चर्चा चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद आज 2025 में हो रहा था। पिछली बार 2013 में भारतीय टीम विनर बनी थी। वो एक नाटकीय मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, और महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और रोहित शर्मा के अगर रियल में देखा जाए क्रिकेट में एग्जिस्टेंस हुआ है 2013 के इस चैंपियंस ट्रॉफी से। इस बार देखते हैं क्या करती है भारतीय टीम। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम लोग अपडेट लेके, हम लोग चर्चा लेके बीच बीच में आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते रहेंगे।